तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पैरानॉर्मल सीरीज के फाइनल 3 एपिसोड्स यानी कि एपिसोड 4, 5 एंड 6 की कहानी को एक्सप्लेन करते हुए कुछ थ्योरीज और कुछ चीजें बताऊंगा। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर चैनल पर नए हैं तो इससे पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए, वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर आपके काफी सारे सवाल थे कि शिराज कौन है, रिफात के साथ ये सब क्यों हो रहा है, इन सब के पीछे है कौन। जैसे कि पहले 3 एपिसोड्स में रिफात, मैगी और हुवाइदा मेन कैरेक्टर्स हैं। अब बाकी के 3 एपिसोड्स में हम उसके बड़े भाई रेडा, शिराज और काफी डीप कनेक्शंस को जानेंगे। एंड ट्रस्ट मी, वीडियो खत्म होते होते आपके होश उड़ जाएंगे। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये बोरिंग है, स्केरी नहीं है, तो दोस्तों जंप स्केयर सब ओल्ड हो गए हैं। इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन है। आई एग्री की सीरीज स्लो है, बट 6th एपिसोड में जो रिवील होता है वो बहुत ही जबरदस्त है। सो वॉच टिल द एंड, इट विल बी वेरी मच रिवॉर्डिंग। और कुछ लोगों ने प्रोनाउंसिएशन को लेकर शिकायत की, तो जैसा सीरीज में बोला गया है मैंने एग्जैक्ट वही बोला है। मैं इजिप्ट का वासी नहीं हूं तो उनके जैसा तो नहीं बोल सकता, बट यू गॉट द आइडिया राइट। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाबों को जानते हैं। अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 4 की शुरुआत रिफात के साथ में होती है। वो अपनी रेगुलर लाइफ में बिजी है एंड शिराज का गोस्ट उसे अभी भी हर जगह दिखता है। हमने 3rd एपिसोड में ये देखा था कि उसने हुवाइदा के साथ रहने का प्रॉमिस करके उससे एंगेजमेंट तोड़ दी थी। तो इसके 2 रीजंस हैं। पहला तो ये कि वो मैगी से बहुत प्यार करता है और रिलेशनशिप के लिए अभी रेडी नहीं है। सेकंड रीजन ये हो सकता है कि वो डर गया है कि उसके साथ रहने वालों की जान को खतरा है, जिसके चलते उसने ऐसा डिसीजन लिया। खैर मैगी अब उसे हुवाइदा के साथ उसके ब्रेकअप पर कन्फ्रंट करती है, बट तभी रिफात को एक कॉल आता है। उसके बड़े भाई रेडा की वाइफ नेगेट फोन पर यह कहती है कि उनकी माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। अब मैगी और रिफात उसके गांव जाते हैं, जहां पर रास्ते में रिफात शिराज के घर को देखता है, जिसे अब कोई खरीद कर डिमोलिश कर रहा था। एंड ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इस घर को किसी ने खरीद लिया है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है इस कहानी की। खैर उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात जरूर करेंगे। रेडा के घर पर राइफा और टालाट भी होते हैं। नेगेट ये कहती है कि माँ बिल्कुल ठीक है, पर रेडा को एक नायड ने पजेस कर लिया है, इसलिए उसको झूठ बोलकर यहाँ पर बुलाया गया है। अपेरेंटली वो शिराज की वजह से अपने गांव आना पसंद नहीं करता था। अब यहाँ पर एक ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से नायड एक तरह की फीमेल स्पिरिट्स होती हैं, जो कि नदी, तालाब, झरने जैसे वाटर बॉडीज में रहती हैं। लोगों को वो अपनी मीठी आवाज से लुभाकर शिकार बनाती हैं और नदी में डूबने पर मजबूर कर देती हैं। रिफात एक डॉक्टर था, तो वो नेचुरली इन सब में बिलीव नहीं करता एंड नेगेट को भी सुपरस्टिशन के लिए डांटता है। वो रेडा को चेक करता है, जो कि एक ट्रांस जैसी स्टेट में बैठा हुआ था। अब वो सडनली अपने हेड को वॉल से बैंग करने लगता है, जिसके चलते रिफात और उसकी फैमिली उसको अपने बेड पर ही रस्सियों से बांध देते हैं। रिफात लोकल डॉक्टर कमाल से मिलने जाता है, जो उसका पुराना स्टूडेंट था। यहाँ पर उसके घर पर हम मवारा एल टाबिया की किताब को देखते हैं, जहाँ पर इसका कैमियो था, यानी कि जिससे इंस्पायर्ड होकर ये सीरीज बनाई गई है। एंड लॉट ऑफ पीपल मिस्ड इट, बट गोस्ट सीरीज की नजर से कुछ नहीं बचता। जस्ट किडिंग। खैर वो ये बताता है कि रिफात के यहाँ पर आना एक अच्छा साइन है उसके लिए, क्योंकि वो अपनी रिसर्च के लिए कायरो सिटी जाना चाहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। रिफात उसको पागल समझता है और उससे मेडिसिन मांगता है, बट कमाल उसको कुछ दिखाने की बात करता है। वो भी अब नायड पोजेशन की बात कहता है एंड एक रजिस्टर और अपनी रिसर्च को दिखाता है, जिसमें सालों से पोजेस्ड हुए आदमियों की फोटोज थी। वो सब भी एक अजीब से हेलुसिनेशन का शिकार हुए थे। और अजीब बात ये थी कि सारे के सारे आदमी थे, एक भी औरत को नायड ने नहीं मारा था। बट यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, बट स्टिल रिफात डजंट बिलीव। रास्ते में कमाल उसको ये बताता है कि नायड की पहली आवाज में आदमी उसके स्लेव बन जाते हैं, दूसरी आवाज में उसकी फैमिली उसको अजनबी लगती है, और तीसरी आवाज के चलते उसको नायड के पास जाना ही पड़ेगा। खैर रिफात जब डॉक्टर से सेडेटिव्स लेकर घर आता है, तो वहाँ पर एक लोकल पीर बाबा शेख सलाह, उसकी बेटी और उसके साथी जमा हो गए थे। वो लोग रेडा पर कुछ चैंटिंग कर रहे थे। रिफात अब इन सबको वहाँ से धमका कर भगाता है और जाते टाइम बाबा नेगेट को आयरन रॉड वाले इलाज का सुझाव देता है। रिफात को ये सब सुपरस्टिशन लगता है और वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए पहले तो रेडा के ब्लड सैंपल्स को राइफा के साथ शहर में डॉक्टर सैमी को देने के लिए कहता है, एज ही वॉज थिंकिंग कि किसी ने उसको ड्रग्स दिए हैं। और फिर वो मैगी और उस डॉक्टर के साथ में उसी तालाब के पास जाता है। वो स्टबर्नली श्योर था कि स्पिरिट्स या फिर गोस्ट जैसी चीज
नहीं होती। अब तालाब के पास रेफात को किसी की आवाज सुनाई देती है एंड वो उसके पीछे दौड़ने लगता है। मैगी एंड डॉक्टर भी अब रेफात का पीछा करते हैं। रेफात को तालाब में एक वाइट ड्रेस में एक गोस्ट दिखाई देती है जिसका फेस शेख सलाह यानी कि उस बाबा की बेटी से मिलता था। वो नायाड अब रेफात को पजेस करने लगती है बट तभी डॉक्टर आकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। घर पर रेफात और रेडा दोनों को बांध कर रखा जाता है एज इन फैमिली मेंबर्स को ये लगा कि दोनों पजेस हो गए हैं। हम रेडा और रेफात की कॉन्वर्सेशन को सुनते हैं जहां पर रेडा उसको इग्नोरेंट बताता है क्योंकि वो किसी भी चीज पर यकीन नहीं करता। जो सोचता है उसका अपोजिट बोलता है। रेडा उसको सैड होकर ये बताता है कि उसने उसको पढ़ने के लिए शहर में रखा क्योंकि वो उसके पिता की मार को सहन नहीं कर पाता। उसने बाण में भी आग लगा दी थी जिसको उसने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया और उसका इल्जाम भी उसने खुद पर ले लिया ताकि उनके पिता उसको ना मारे। खैर नैगेट अब एक हॉट आयरन रॉड को रेडा के कान में डालने के लिए जाती है ताकि इससे वो बहरा हो जाए और नायाड की आवाज उसे सुनाई न दे। रेफात अब चिल्लाकर नैगेट को डिस्ट्रैक्ट करता है, अपने आप को छुड़ाकर नैगेट को ही बांध देता है। अब रेफात उस पीर बाबा के घर पर उसे कन्फ्रंट करने जाता है। वो ये कहता है कि उसने तालाब में उसी की बेटी को देखा है। वो लोग ही गांव वालों को डरा रहे हैं और बाद में स्पिरिचुअल उपाय के बहाने उन्हें ठग रहे हैं। बाबा आरोपों से इनकार करते हुए ये कहता है कि उसकी बेटी तो गूंगी है। वो अपनी बेटी समा के मुंह को दिखाता है जिसमें टंग नहीं थी और तभी उसकी बेटी समा उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। समा अब रेफात को अपने घर के बेसमेंट में ले जाती है जहां पर एक आदमी कैप्टिव था। वो आदमी ये कहता है कि मैंने ही समा की ट्विन सिस्टर तहसीर का रेप किया। वो रोते हुए अपने पिता के पास गई तो उसके पिता यानी कि इस पीर बाबा ने शर्म से उसका गला काट दिया और उसकी बॉडी को उसी तालाब में फेंक दिया। ये सब समा ने देख लिया था तो उसकी जीभ उसके ही पिता ने काट दी थी ताकि वो किसी को भी कुछ ना बता पाए। मीनवाइल मैगी को डॉक्टर कमाल के यहाँ पर राइफा का कॉल आता है कि ब्लड सैंपल्स बिल्कुल परफेक्ट हैं और उसमें कोई भी ड्रग्स नहीं मिले। तो मैगी और रेफात का कमाल पर शक करना गलत निकलता है और ये सब चीजें मैगी और कमाल को भी पता चल जाती हैं। एज वो विक्टिम्स के नाम को पढ़ता है तो उसमें समा और तहसीर के बीच का कनेक्शन पता चलता है कि वो दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं। एंड दैट एक्सप्लेन्स द सेम फेस ऑफ नायाड। तब से उसकी गोस्ट सबको हॉन्ट कर रही है। वो सभी के सभी आदमियों को इसलिए मार रही थी क्योंकि जब उसको हेल्प की जरूरत थी तो किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी। और इस बात से रेफात अभी भी कन्विंस नहीं होता और उसे फिर से आवाज सुनाई देती है तो वो तालाब की ओर खींचा चला जाता है। रेडा के घर पर अब हुवाइदा आती है और नैगेट को देखकर उसे रिलीज करती है। नैगेट अब फिर से आयरन रॉड रेडा के कान में डालने जाती है पर अचानक से उसके हाथ रुक जाते हैं। उसको कोई शक्ति हवा में फेंक देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब हुवाइदा उसे देखने नीचे झुकती है तब रेडा को शिराज का भूत दिखाई देता है और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि रेडा अपने बेड पर नहीं है और वो गायब हो गया है। तालाब के पास रेफात को वो गोस्ट फिर से दिखाई देता है और इस बार वो खुद ही तालाब में कूद जाता है। पानी में स्विमिंग करके वो तहसीर के कंकाल को ढूंढता है और जैसे ही वो ऊपर आने लगता है तब हैवी वेट के कारण नीचे डूबता है। अब हम यहाँ पर अचानक रेडा को आते हुए देखते हैं जो कि रेफात की मदद करता है और उसे ऊपर भेज देता है और वो खुद पानी में डूब जाता है। यहाँ पर रेडा ने वही किया जो वो बचपन से करता आ रहा था यानी कि अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करना, अनकंडीशनल ब्रदर लव। अगले सीन में हम रेफात को रेडा के कब्र के पास में देखते हैं जहां पर वो रो रहा था। वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसी ने बाण में आग लगाई थी लेकिन उसमें एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं थी। वो रेडा की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है और यहाँ पर लुई के टैरो कार्ड की भविष्यवाणी भी सच हो जाती है कि उसका कोई करीबी मारा जाएगा। वो नैगेट और उसके बच्चों को इमोशनली सपोर्ट करता है और गाँव में ज्यादा से ज्यादा आने की बात कहता है और इसी के साथ में एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। तो ये थी पैरानॉर्मल सीरीज के फर्स्ट 4 एपिसोड्स की कहानी। यहाँ पर रैशनलिस्ट डॉक्टर रेफात है जिसे शिराज नाम की एक बच्ची का गोस्ट हर जगह दिखता है। उसे वो माइंड की ट्रिक समझकर इग्नोर करता रहता है। अब तक उसने प्राचीन काल के फेरो के कर्ज को मिटाया था, एक मैजिकल गोरिल्ला को देखा था और एक लड़की की गोस्ट को भी देखा है। अपने भाई को उसने खो दिया था और इतना सब होने के बाद वो अपना रैशनलिज्म छोड़ने लगता है एंड आंखों के सामने होने वाली पैरानॉर्मल रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगता है।
अब एपिसोड 5 की शुरुआत से ही रेफात उदास रहने लगता है और सबसे कट ऑफ कर लेता है। उसको अब शिराज की स्टोरी किसी भी हालत में जाननी थी। उसे लुई की वो बात याद आती है जहाँ पर उसने ये कहा था कि उसके सवालों का जवाब उसे ड्रीम्स में मिलेगा। रेफात की मदद से उसके स्टूडेंट डॉक्टर कमाल को कायरो सिटी में ट्रांसफर मिल गया था और वही अब रेफात का ट्रीटमेंट भी कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर रेफात की हेल्थ भी बिगड़ने लगी थी और उसे एक माइनर हार्ट अटैक भी आ जाता है। कमाल पीएचडी परस्यू कर रहा था जहाँ पर उसका सब्जेक्ट कोइंसिडेंटली स्लीप एनालिसिस था। कमाल अब रेफात को एक डायरी मेंटेन करने के लिए कहता है जिसमें उसे अपने ड्रीम के डिस्क्रिप्शन को लिखना होगा। बेसिकली रेफात शिराज से बात करना चाहता था और उसके बारे में जानना चाहता था। तो कमाल का ये कहना था कि अगर वो किसी पर्सन के बारे में सोने से पहले सोचे तो शायद उसी के सपने उसको आएंगे और वो एक ल्यूसिड ड्रीम स्टेट में चला जाएगा और इसी स्टेट में शायद से उसके सवालों का जवाब उसे मिल सकता है। इसके चलते रेफात यूनिवर्सिटी आना छोड़ देता है एंड रेगुलरली डायरी में ड्रीम्स के बारे में लिखने लगता है। उसकी बहन राइफा भी उससे मिलने आती है लेकिन वो उसको वहां से भगा देता है, जिसके चलते वो उससे नाराज हो जाती है। एक रात सोने के बाद में रेफात को हम एक मेज के इंटरसेक्शन में देखते हैं जहां पर शिराज भी होती है। ये एक ड्रीम रियलिटी थी जहां पर रेफात की सोल थी। इस स्टेट में यदि कोई चीज रेफात के फिजिकल बॉडी के पास आती थी तो वो भी इस रियलिटी यानी कि इस ड्रीम के अंदर ट्रांसफर हो जाया करती, मीनिंग कि रेफात के पास स्पेशल एबिलिटीज थी। अब रेफात शिराज के पीछे पीछे भागने लगता है लेकिन तभी यहाँ पर रेफात का पीछा एक ब्लैक इविल क्रीचर कर रहा था जिसे देखकर वो डर जाता है। रेफात एक लॉक्ड रूम को चाबी से खोलकर अंदर जाने की कोशिश करता है बट तभी उसकी नींद टूट जाती है और वो जाग जाता है। फॉर सम स्ट्रेंज रीजन उस रूम की चाबी अब फिजिकली उसकी पॉकेट में आ जाती है एंड ही हैड नो आइडिया कि ये चाबी कहाँ से आई है। रेफात उस चाबी को घर के सभी लॉक से मैच कर देखता है पर वो किसी से भी मैच नहीं होती और उसी वक्त मैगी वहां पर आ जाती है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में कई दिनों से नहीं गया था। तो रेफात उस पर ही इल्जाम लगा देता है कि जब से वो उसकी लाइफ में आई है तब से उसकी लाइफ अस्त व्यस्त हो गई है, जिसके चलते वो उसको भी वहां से जाने के लिए बोल देता है और मैगी दुखी होकर वहां से चली जाती है। अब ये सब वो डॉक्टर कमाल को एक्सप्लेन करता है तो कमाल का ये कहना था कि शायद से वो स्लीप वॉक करता होगा क्योंकि ऐसे किसी चाबी का रियलिटी में आ जाना पॉसिबल नहीं है। वो उसको ये बोलता है कि उसको अपने बेड के इर्द गिर्द आटा गिराना होगा। अगर उसको मॉर्निंग में वहां पर उसके फुटप्रिंट्स मिलते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो स्लीप वॉकर है, अदरवाइज इसकी एक ही एक्सप्लेनेशन है कि ये सब पैरानॉर्मल है। रेफात इस बात को उसके सामने तो झुठला देता है बट वो करता यही है। आटा बेड के इर्द गिर्द डालकर वो सो जाता है। वो इस बार इस ड्रीम के अंदर उस गेट के अंदर एंटर कर जाता है और वो एक बच्चे को ड्रीम में देखता है जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। नेक्स्ट वो उसी बार्न में जाता है जहां पर उसने गलती से आग लगा दी थी और वहां पर उसको रेडा दिखाई देता है। रेडा उसको ये बताता है कि उसकी लाइफ बहुत ज्यादा जरूरी है एंड ही नीड्स टू रन। बट तभी रेफात के घर पर रह रही कैट उसके बेड पर आ जाती है और उसकी सोल इसी ड्रीम में आ जाती है और वो इविल एंटिटी उस कैट को मार डालती है। स्ट्रेंजली जब रेफात उठता है तो उसके हाथ में एक की और एक नॉब था और वो कैट रियलिटी में मर गई थी। जी हाँ, वो मर चुकी थी। यानी कि अगर कोई उस ड्रीम के अंदर मर गया तो वो फिजिकल वर्ल्ड में भी मारा जाता है। डॉक्टर कमाल पैरानॉर्मल में थोड़ा सा बिलीव करता था तो वो ये बताता है कि अकॉर्डिंग टू द मिथ वो इविल क्रीचर जो उस पर अटैक करता है वो इनक्यूबस है। ये एक मिथिकल क्रीचर है जिसके पास कई सारी शेप्स हैं। वो एग्जिस्टेंस के डार्क साइड को गार्ड करता है और वो लोगों को डीमंस के वर्ल्ड में जाने से रोकता है और जो कोई उसको देखता है वो स्लीप पैरालिसिस से सफर करता है। जब भी कोई आदमी जगा रहेगा तो वो उसके सामने नहीं आएगा लेकिन नींद में जाते ही वो उस पर हमला करेगा ही। रेफात अगेन इन सब चीजों को मिथ कहकर इग्नोर कर देता है। मीनवाइल मैगी हुवाइदा से मिलती है एंड रेफात की बिगड़ी हेल्थ के बारे में बताती है। वो उसे उस पर चेक करने के लिए कहती है एज इन रेफात मैगी को इग्नोर कर रहा था। अब रेफात को रोज ड्रीम्स में इनक्यूबस हॉन्ट करता रहता है। वो ड्रीम रियलिटी में अगले रूम में आ जाता है जहां पर उसका एक पेशेंट बच्चा था जिससे उसको काफी ज्यादा अटैचमेंट थी और रेफात उसे बचाने में फेल हो गया था क्योंकि वो डर गया था। ये उसकी गिल्ट थी जो कि इस ड्रीम के अंदर मैनिफेस्ट हो रही थी। डॉक्टर कमाल रेफात से ये कहता है कि वो डिप्रेशन एंड एंजाइटी के क्लासिकल सिम्टम्स को शो कर रहा है।
उसे ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है, जिसे रेफात इग्नोर करके ये पूछता है कि इनक्यूबस उसके ड्रीम से कैसे जाएगा। डॉक्टर कमाल एक एंशिएंट माइथोलॉजिकल बुक को पढ़कर ये कहता है कि इनक्यूबस या तो मरेगा या फिर किसी इंसान को मारेगा तभी वो जाएगा। अब रेफात ड्रीम रियलिटी में नेक्स्ट रूम के अंदर पहुंचता है, जहां पर कई सारी डेड बॉडीज थी जो कि एपिसोड 3 के ट्वारेग ट्राइब के लोग थे, जिसका गिल्ट उसके अंदर था। तो आप समझ रहे हैं कि जो गिल्ट रेफात के मन में था वो सब ड्रीम्स के अंदर मैनिफेस्ट हो रहा था एंड इनक्यूबस उसको रोक रहा था ताकि वो कुछ भी ठीक ना कर पाए और गिल्ट से दूर ना हो पाए। अब इस सीन के अंदर खून पानी की तरह बह रहा था। यहाँ पर शिराज ऊपर से एक सीढ़ी नीचे भेजती है, जो कि फर्स्ट एपिसोड की याद दिलाता है जब शिराज ने रेफात को छत से कूदने के लिए कहा था। अब जैसे ही वो थोड़ा सा चढ़ने लगता है, वो इनक्यूबस उसके सामने आ जाता है और उसे नीचे धकेल देता है और रेफात के चेस्ट पर चोट लग जाती है, जो कि फिजिकल वर्ल्ड में भी दिखती है। रेफात अब परेशान होकर शिराज के हॉन्टेड हाउस में जाता है, एज ही वाज थिंकिंग कि इसमें शिराज का हाथ हो सकता है। बट इस घर को अब इब्राहिम नाम के एक आदमी ने खरीद लिया था और ये वही आदमी है जिसके बारे में रेफात को बताया गया था कि इस घर को अब बेच दिया गया है। इब्राहिम रेफात पर गन तान कर पूछता है कि क्या उसे शिराज दिखती है, तो इस बात पर रेफात ये कहता है कि ड्रीम्स में भी और रियलिटी में भी। तो उस बात पर यह कहना था कि वो मरने वाला है। शिराज जब तक उसे मार नहीं डालेगी वो रुकेगी नहीं और इब्राहिम अब रेफात को उसके घर से भगा देता है। इन सब के चलते रेफात रोते हुए अपनी माँ से भी माफी मांगता है और ये कहता है कि काश वो उसकी बातों को सुन पाती और समझ पाती और शायद से रिप्लाई भी कर पाती, बिकॉज ही नीड्स हर द मोस्ट नाउ। वो एक बात बोलता है कि काश वो इस मेज को सुलझा पाता एंड समथिंग स्ट्राइक्स इन हिज माइंड। दूसरी तरफ हुवाइदा को रेफात की चिंता हो रही थी, एज इन वो उसे भी इग्नोर कर रहा था। वो राइफा और टालाट से बात करने जाती है पर वो उसकी बात नहीं सुनते और उसको मूव ऑन करने के लिए कहते हैं। बट वो गुस्से में रेफात के घर की तरफ निकल जाती है, जिसके साथ वो दोनों भी आते हैं। अब रेफात अपनी डायरी को बार बार पढ़ के डिसाइफर करता है कि वो मेज जो ड्रीम रियलिटी में है वो बेसिकली उसका ब्रेन है, यानी कि हिज माइंड इज द मेज। वो अपनी इच्छा से उसको कंट्रोल कर सकता है। वो अपने असिस्टेंट से नींद की दवाई, एक्स, नाइफ और एक रस्सी मंगवाता है। इस बार सोने से पहले वो अपने पास एक चाकू, कुल्हाड़ी और एक रस्सी को रख लेता है और वो बहुत सारी नींद की गोलियों को खा लेता है। और जब ड्रीम रियलिटी में इनक्यूबस आता है तो वो इन तीनों चीजों को वहां पर इमेजिन करता है। ये तीनों चीजें उसके पास में आ जाती हैं। वो अब उस ड्रीम को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था। वो सारी डेड बॉडीज को जिंदा करता है और उनसे इनक्यूबस पर अटैक करवाता है। इनक्यूबस अब वापस भागने लगता है। रेफात रेडा के पास जाकर उस रूम की आग को भी बुझा देता है, उससे माफी मांगता है। वो उस बच्चे को भी जिंदा कर देता है जिसका इलाज वो नहीं कर पाया था। तो ये सब असलियत में जिंदा नहीं होते, ये एक मीनिंग था कि रेफात ने अपने गिल्ट को दूर कर दिया है। रेफात अब पीछा करते करते उसी इंटरसेक्शन रूम में आता है जहां से उसने स्टार्ट किया था। इधर रियलिटी में हुवाइदा को रेफात की चिंता और भी ज्यादा होने लगती है एंड फाइनली वो राइफा एंड टालाट के साथ में रेफात के घर पर आ जाती है। रेफात के पास कई सारी नींद की गोलियों को देखकर उन्हें ये लगता है कि रेफात ने सुसाइड कर लिया है। वो सब अब रेफात को जगाने लगते हैं और ये सब चाकू, कुल्हाड़ी और रस्सी को हटाने लगते हैं और ड्रीम्स में रेफात के हाथों से भी ये सब गायब हो जाता है। जैसे ही वो रेफात को छूते हैं उनकी सोल भी ड्रीम में ट्रांसफर हो जाती है। वहां पर इनक्यूबस अब निहत्ते रेफात को देखकर उस पर फिर से हमला करने के लिए आ जाता है। रेफात हुवाइदा एंड राइफा को लेकर भागने लगता है और जब वो मेज से बाहर निकलते हैं तो वो सब लोग शिराज के घर के बाहर थे, यानी कि ये सेट हो गया था कि रेफात को सारे जवाब उसी घर के अंदर मिलेंगे। उसी वक्त हम इनक्यूबस को टालाट को मारते हुए भी देखते हैं, एज इन उसकी सोल भी वहां पर आ गई थी और फिजिकल वर्ल्ड में टालाट हार्ट अटैक से मारा जाता है। राइफा एंड हुवाइदा इस बात से रोने लगते हैं, जिसके चलते रेफात अब गुस्से में शिराज के हॉन्टेड हाउस में चला जाता है, जहां पर उसे एक आदमी इब्राहिम के लेटर के साथ में मिलता है कि इब्राहिम ने सुसाइड कर लिया है और ये घर रेफात के नाम कर दिया है। और बस इसके साथ में ही एपिसोड 5 का एंड हो जाता है। यहाँ पर इनक्यूबस रेफात के ड्रीम से चला गया था, एज उसने एक इंसान को मार डाला था और रेफात के गिल्ट भी खत्म हो गए थे। बट बस एक ही चीज बची थी जो की थी शिराज। आई नो कुछ पत्ते खुल रहे हैं, बट 6th एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनना। एपिसोड 6 की शुरुआत में इब्राहिम के लेटर को रेफात पढ़ रहा होता है, जो कि शिराज की कहानी थी। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं शिराज की कहानी के असली पत्ते।
साल था 1910, जहां पर इब्राहिम अपनी माँ के साथ में उस घर में आया था। उसकी मॉम को कुकिंग का एक जॉब मिला था। शिराज का जन्म उसकी माँ के अफेयर का नतीजा था। हालांकि शी लव्ड समबडी, बट उसके पिता यानी कि अलकट रॉय ने गलत समझा। नाउ इफ यू रिमेम्बर, फर्स्ट एपिसोड में पूरा घर खंडर हो गया था एंड रिफात को अपने बचपन में उस घर में एक लड़की की डिलीवरी होते हुए दिखाई दी थी। तो वो अलकट रॉय की बेटी थी और जो बच्ची पैदा हुई थी वो शिराज थी। इसलिए शिराज के नाना ने अपनी बेटी को पनिश करने के लिए शिराज को बेसमेंट में कैद कर दिया था। कुछ दिनों के बाद में इब्राहिम को शिराज के बारे में पता चलता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इब्राहिम शिराज के लिए बेसमेंट के अंदर बेरीज, डॉल और एक्स्ट्रा खाना देकर जाता था एंड रिफात से शिराज ने बेरीज भी इसलिए मांगी थी क्योंकि शिराज को बेरीज बहुत पसंद थी, जो कि उसको इब्राहिम की याद दिलाती थी। कनेक्ट हो रहे हैं ना डॉट्स, सुनते जाओ अब बस। खैर, शिराज अब बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए इब्राहिम को पूरे घर को आग लगाने के लिए बोलती है। उसका प्लान ये था कि जब आग लगेगी तो उसकी माँ उसे जरूर बचाने आएगी। अब इब्राहिम अपनी मासूमियत में घर को आग लगा देता है, पर शिराज को कोई नहीं बचाता। शिराज के नाना उसकी माँ को शिराज को बचाने से रोक देते हैं। इब्राहिम बेसमेंट के लॉक को तोड़ने की भी कोशिश करता है पर फेल हो जाता है और शिराज वहीं बेसमेंट में दबकर मर जाती है। इब्राहिम ने जिंदगी भर मनी कलेक्ट करके उस हॉन्टिंग हाउस को खरीदा था ताकि शिराज को एक प्रॉपर ब्यूरियल वो दे सके। उसने शिराज के बेसमेंट को घर के अंदर हर जगह चेक किया पर वो उसको कहीं पर भी नहीं मिला और शिराज उसको दिखी भी नहीं, जिससे एंड में वो निराश होकर और हताश होकर सुसाइड कर लेता है कि शायद मरने के बाद में वो उसको मिल जाए और वो उसको माफ कर दे। एंड हाँ, ये घर जल गया था, जो कि इस बात को भी बयां करता है कि क्यों रिफात को ये घर अचानक से खंडर दिखने लगा था इन एपिसोड 1। अब रिफात शिराज के कॉर्प्स को ढूंढने लगता है। उसको ये लगता है कि सैमा की ट्विन सिस्टर की तरह ही शिराज भी उसे इसलिए हॉन्ट कर रही है ताकि वो उसकी बॉडी को एक प्रॉपर ब्यूरियल दे दे। यहाँ पर इब्राहिम एंड रिफात दोनों ही शिराज के अच्छे दोस्त थे एंड दोनों ने ही उसको अबैंडन कर दिया था अपने अपने रीजंस के चलते। दूसरी ओर राइफा के घर पर शिराज अब टाहा को हॉन्ट करने लगती है एंड इस बार वो काफी डरावनी दिख रही थी, यानी कि बर्न्ड फेस। इस बार वो उसको पजेस करके उसके हाथ से अपने हॉन्टिंग हाउस की ड्राइंग बनवाती है। राइफा, हुवाइदा, एलम एंड मैदहेड को अब पक्का हो जाता है कि ये शिराज ही है। वो उन सब से बदला लेने आई है जिसने उसे अबैंडन किया था। वो सबको एक एक करके मार रही है। हुवाइदा भी ये कहती है कि उसे भी शिराज दिखाई दी थी। मैगी को अब रिफात के ऑफिस में लुई का एक लेटर मिलता है जिसमें 3rd टैरो कार्ड था। लुई लेटर में ये कहता है कि आई होप कि तुम्हारा कोई लव्ड वन मरा नहीं है। एक्चुअली टैरो कार्ड रीडिंग में 3 कार्ड चुनने होते हैं और रिफात एपिसोड 3 के अंत में बस 2 कार्ड देखकर आ गया था। यहाँ पर 3rd कार्ड लुई ने भेजा था जिसके अंदर ये लिखा था कि ये एक सेफ कार्ड है, मीनिंग कि जहाँ से ये सब शुरू हुआ है, यानी कि शिराज के यहाँ पर, जहाँ पर ऑब्वियसली रिफात चला ही गया था। लुई का ये कहना था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। तभी मैगी को हुवाइदा का फोन आता है जहाँ पर वो ये पूछती है कि क्या रिफात उसके साथ है। जब मैगी ये कहती है कि वो उसके साथ नहीं है तो हुवाइदा को पक्का हो जाता है कि रिफात उसी हॉन्टिंग हाउस में गया है और वो सब वहाँ पर जाने लगते हैं। इधर शिराज के घर पर रिफात एक आखिरी बार हाइड एंड सीक का गेम खेलता है और रोने लगता है क्योंकि उसको शिराज को अबैंडन करने का दुख था। वो पूरे घर में उस बेसमेंट को ढूंढता है बट उसको वो बेसमेंट कहीं पर भी नहीं मिलता, बिकॉज यहाँ पर ये घर चेंज हो रहा था जस्ट लाइक ग्रेव एनकाउंटर्स फिल्म। बट रिफात को ये समझ आता है कि उसको कहाँ पर सर्च करना है। वो फ्रंट फाउंटेन को तोड़ता है और उसको नीचे एक बेसमेंट मिलता है एंड फर्स्ट एपिसोड में रिफात ने इसी फाउंटेन से पानी पिया था एंड मैंने आपको ये कहा था कि इसका सिग्निफिकेंस होगा बिकॉज शिराज बहुत ही ज्यादा खुश थी। यहाँ पर बेसमेंट लॉक्ड था। अब वो अपने ड्रीम से बाहर आई चाबी और डोर नॉब डालकर उस लॉक को खोल देता है, यानी कि ये सब चीजें इसी बेसमेंट की तरफ रिफात को ले जा रही थी। उस रूम के कॉट में उसको शिराज का कॉप्स मिलता है और उसे लेकर वो बाहर आ जाता है। अब राइफा, एलम, मैदहेड उस घर पर आते हैं और रिफात सारी स्टोरी को एक्सप्लेन कर ये कहता है कि शिराज अब किसी को भी हॉन्ट नहीं करेगी। और जैसे ही वो घर से बाहर शिराज की बॉडी को दफनाने जाता है तो मेन डोर पर वॉल लगी हुई थी, मीनिंग कि अभी भी शिराज को मुक्ति नहीं मिली है। और तभी बाकी लोग भी अचानक से गायब हो जाते हैं। अगले सीन में हम मैदहेड को रस्सी से लटकते हुए देखते हैं जिसके नीचे नुकीली कीलें थी। रिफात के सामने ही मैदहेड नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। अब एलम पर कई सारे स्नेक्स अटैक करते हैं और वो भी मर जाती है। राइफा भी फर्स्ट फ्लोर से गिरकर मारी जाती है।
रेफात के सामने अब सुसाइड करने के लिए एक रस्सी लटकने लगती है, इम्प्लाइंग कि वो खुदकुशी कर ले। रेफात भी अपनी सारी फैमिली को खोकर सुसाइड करने के लिए चेयर पर चढ़ता है, बट तभी मैगी वहां पर आती है और उसे रोक लेती है। वो ये कहती है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है, यहाँ पर किसी की भी बॉडी नहीं है और सब कुछ उसका एक भ्रम है। तभी रेफात को वहां पर किसी की भी बॉडी नहीं दिखाई देती और उसे क्लियरली ट्रिक किया जा रहा था, बट इसके पीछे था कौन। खैर अचानक से शिराज का गोस्ट कॉर्प से निकलकर मैगी को पजेस कर लेता है और वो उसको हवा में उठा लेती है। इन दोनों के चारों ओर एक फायर सर्कल बन जाता है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। अब शिराज ये कहती है कि वही रेफात को वार्न करती रही, पर बात करने से उसने रोक लिया। शिराज ने ही फैरो की कॉप्स को गलत डायरेक्शन में ले जाने से उसको रोका था। डेजर्ट में भी केव तक उसी ने उसको पहुंचाया। टाहा को रूफ पर भेजा और डेथ मैसेज लिखा ताकि वो उसको वार्न कर सके। उसी ने नायड से बचाने के लिए रेडा को अनटाई किया था ताकि रेफात को वो बचा सके। जितनी बार भी रेफात ड्रीम से इनक्यूबस से बचकर जाग उठता था, वो सब शिराज ने किया था ताकि रेफात को कुछ ना हो। वो ये बोलती है कि उसका माइंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये सब शुरुआत से उसको नहीं बता सकी क्योंकि वो अपने बेसमेंट में कैद थी और शिराज को वो रोक रहा था। अब रेफात कंफ्यूजन में पूछता है कि वो है कौन और इन सब हॉरर के पीछे कौन है। शिराज उदास होकर ये कहती है कि ल्यूसीफर यानी कि द डेविल। उसने डेविल के साथ में एक डील करी है, इसलिए अब वो उसको बोलने दे रहा है, बट इसके बदले में वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। शिराज उसको लव यू फॉरएवर बोलती है और इतना कहकर शिराज का गोस्ट वहां से गायब हो जाता है और मैगी जमीन पर गिर जाती है। मीनिंग कि इन सब के पीछे ल्यूसीफर था और उसी ने ये सब करवाया। रेफात के फैमिली मेंबर्स भी अब वहां पर आते हैं जो अभी भी जिंदा थे। रेफात शिराज की बॉडी को प्रॉपर वे में बरी करता है। मैगी अब स्कॉटलैंड वापस जाने लगती है एंड रेफात फिर से उसको नहीं रोकता, लेकिन मैगी समझ जाती है कि रेफात उसको कुछ भी नहीं बोलेगा, तो वो ये बोलती है कि जब उसका मन बदल जाए तो स्कॉटलैंड वो आ सकता है। वो उससे प्यार तो बहुत करता है, बट रेफात की स्पेशल चीज ये थी कि वो जो सोचता है वो उसका उल्टा ही बताता है और वो अभी भी कमिटेड रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं था। अंत में हुवाइदा को भी समझ में आ गया था कि रेफात उसके लिए सही नहीं है, इसलिए वो भी उससे मूव ऑन कर जाती है। बट स्टिल अभी भी दो चीजें नहीं पता चली कि ल्यूसीफर का रोल यहाँ पर किसने प्ले किया है और वो रेफात से चाहता क्या है। खैर रेफात जब घर वापस आता है तो एक लेडी उससे बात करने आती है कि उसके घर में एक इविल एंटिटी है, बट रेफात उसकी हेल्प करने से इनकार कर देता है। अब रेफात को डॉक्टर लुई का एक लेटर मिलता है जिसके साथ डेविल ल्यूसीफर का टैरो कार्ड था। लेटर में डॉक्टर लुई ये कहता है कि अब से कोई गेम नहीं रेफात, अब मेजिस से बढ़कर कुछ और किया जाएगा एंड ल्यूसीफर इज हैप्पी टू सी हिम अलाइव। और अब फाइनली रेफात को यकीन हो जाता है कि लुई ही ल्यूसीफर है, क्योंकि वो कॉलेज में जैसा दिखता था वो आज भी उतना ही जवान था। अब रेफात का नंबर 1 रूल बन जाता है कि हाँ पैरानॉर्मल चीजें होती हैं और बूम। इसी के साथ में ये सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी पैरानॉर्मल सीजन 1 की स्टोरी। यहाँ पर डॉक्टर रेफात एक रैशनलिस्ट और स्केप्टिक था जो कि पैरानॉर्मल सब्जेक्ट पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता था। सीजन के एंड आते आते वो बिलीवर बन गया और जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में कहा था कि ये सीरीज इजिप्शियन राइटर अहमद खालिद तौफिक जी की बुक्स पर बेस्ड है, तो यहाँ पर उन्होंने 200 से भी ज्यादा बुक्स लिखी हैं, जिसके अंदर 84 बुक्स तो पैरानॉर्मल सीरीज पर हैं, जिसमें डॉक्टर रेफात इस्माइल का कैरेक्टर मेन है जो कि 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति है और वो अपनी जवानी के किस्से सुनाता है, जिसमें ये सारी कहानियां हैं जो इस सीरीज के अंदर दिखाई गई हैं। इस सीरीज में जो आंसर्स हमें नहीं मिले, जैसे कि ल्यूसीफर रेफात से क्या चाहता था, एक स्केप्टिक को हॉन्ट करने का क्या मकसद हो सकता है, तो ये सब चीजें एक परफेक्ट सेटअप करती हैं सीजन 2 के लिए। यहाँ पर पक्का ल्यूसीफर को रेफात के माइंड से कुछ मतलब था, तभी तो यहाँ पर हर चीज रेफात के माइंड के ऊपर बेस्ड दिखाई गई हैं। समथिंग इज रियली स्पेशल इनसाइड हिज माइंड। यहाँ पर शिराज इब्राहिम को हॉन्ट नहीं कर रही थी, रेफात की तरह उसे भी क्ल्यू दे रही थी और इब्राहिम को भी डेविल ही सता रहा था, पर एंड में वो उसी का शिकार हो गया। आई बिलीव कि ल्यूसीफर इब्राहिम को टेस्ट कर रहा था, जिसमें वो फेल हो गया और उसकी सोल ल्यूसीफर को मिल गई, बट रेफात बच गया। शिराज ने टाहा को भी हॉन्ट नहीं किया था, बल्कि उसके जरिए रेफात को मैसेज दे रही थी। अल्टीमेटली रेफात एक बेटर पर्सन बना, उसके भाई के लिए उसके मन में रेस्पेक्ट आई, वो गांव जाने लगा, शिराज वाला राज खुल गया और उसने फाइनली मान लिया कि हाँ पैरानॉर्मल चीजें होती हैं। यहाँ पर पूरी सीरीज का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन डॉक्टर रेफात इस्माइल ही है। एंड एपिसोड 1 के शुरुआत में एक ब्लू शरबत दिखाया गया था, तो वो क्या हो सकता है?
जिसको शिराज ने इन बच्चों को पिलवाया था। तो इस कहानी से हम ये देख सकते हैं कि शिराज किसी का भी बुरा नहीं चाहती थी। तो मेरे हिसाब से वो एक नॉर्मल शरबत था। और शिराज ने बताया भी था कि वो अपने गार्डन में उगने वाले फ्रूट्स और बेरीज से इनको बनाते हैं। और शायद से ये भी हो सकता है कि वो रिफात से कनेक्टेड रहना चाहती थी, इसलिए उसने उसको वो शरबत पिलाया होगा। ये सीरीज कुछ हद तक डार्क सीरीज की तरह है। वहां पर जब तक सीजन 3 नहीं आया था तब तक सीजन 1 की स्टोरी ठीक से समझ में नहीं आई थी। यहाँ पर भी सीजन्स कनेक्टेड हैं और अगले सीजन में इस सीजन को समझना आसान रहेगा। वहां पर साईफाई था, लेकिन यहाँ पर हॉरर सुपरनैचुरल मिस्ट्री है। पर्सनली मुझे ओवरऑल ये एक गुड एंटरटेनिंग हॉरर मिनी सीरीज लगी है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और क्या आप चाहते हैं कि मैं सीजन 2 की स्टोरी प्रेडिक्शन करूं? अगर हाँ तो कमेंट करके बताना। ढेर सारे कमेंट आए तो मैं जरूर ऐसी एक वीडियो लाऊंगा। और आप लोग भी अपनी थ्योरीज को जरूर बताना कि अगले सीजन में क्या हो सकता है और रियल बुक की कहानी से अलग अलग ये क्या करेंगे। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए